दिनांक 16 मई 2022। समय अपने सामान्य क्रम में चल रहा था। निजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अमृतधारा के वातावरण में, जो हरियाणा राज्य में अपनी चिकित्सा उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध था। रोगियों के नाम की घोषणा करते लाउडस्पीकरों की लयबद्ध गूंज, डॉक्टर और नर्सों के पैरों की तेज गति, प्रियजनों द्वारा साझा की जाने वाली गहरी, चिंतित फुसफुसाहट, ये सभी परिचित ध्वनियां एक व्यस्त अभी तक सामान्य दृश्य में विलीन हो गईं। उसी समय 25 वर्षीय राजेश कुमार, जो अन्यथा अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जाने जाते थे, को उनकी प्रेमिका और मां द्वारा अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया। उन्हें पेट में तेज दर्द का अनुभव हो रहा था, जो पेट के निचले दाहिने हिस्से में केंद्रित था। डॉक्टर तुरंत हरकत में आ गए। आवश्यक रक्त परीक्षण और अल्ट्रासाउंड स्कैन के बाद उन्होंने तीव्र एपेंडिसाइटिस का निदान किया, एक सामान्य लेकिन गंभीर स्थिति जिसके लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। राजेश को सामान्य सर्जरी विभाग में भर्ती कराया गया, जहां उसे अगले दिन प्रत्याशित सर्जरी की तैयारी के लिए अवलोकन में रखा जाएगा। अस्पताल के कर्मचारियों से मिलने और उसे अपने बिस्तर पर ले जाने के बाद उसे आधी रात के बाद सर्जिकल प्रक्रिया की तैयारी के लिए खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं देने के लिए कहा गया। घंटे बीतते गए और जैसे जैसे शाम गहराती गई, राजेश ने अपनी प्रेमिका के साथ आराम से बातचीत करना जारी रखा। उस शाम बाद में उसने अपनी मां को यह बताते हुए एक संदेश भेजा कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपनी मां को आश्वस्त करने के लिए उसने अपनी एक तस्वीर ली और उसे भेजा। मां, चिंता मत करो, यह सिर्फ एपेंडिसाइटिस है, कल मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। उन्हें पता नहीं था कि यह तस्वीर उनकी अंतिम पारिवारिक स्मृति के रूप में काम करेगी। अचानक सुबह 1:45 बजे सब कुछ बदल गया। राजेश की मां, जो अस्पताल के पास एक छोटे से गेस्ट हाउस में आराम कर रही थी, को उसी वार्ड में ड्यूटी पर मौजूद एक नर्स का एक चिंताजनक फोन आया। नर्स ने घबराहट भरी आवाज में बताया कि राजेश की हालत अचानक बिगड़ गई है और यह संदेह है कि उसका अपेंडिक्स फट गया है, जिसके परिणामस्वरूप पेरिटोनिटिस हो गया है। उसे आगे तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी और उसे जितनी जल्दी हो सके अस्पताल आने के लिए कहा गया। खबर मिलते ही परिवार सदमे में आ गया और जल्दबाजी में अस्पताल पहुंचा। जब वे पहुंचे तो राजेश को पहले से ही सर्जरी के लिए तैयार किया जा रहा था। ऑपरेशन सुबह 2 बजे से कुछ समय पहले शुरू हुआ। उस घंटे में होने वाली सर्जरी के लिए एक असाधारण समय, जब अस्पताल की अधिकांश इकाइयों में आराम करना शामिल था, केवल ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों को छोड़कर। राजेश की मां और प्रेमिका को सर्जरी क्षेत्र के बाहर गलियारे में इंतजार करने के लिए कहा गया। उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे बेचैन होते गए। हर बीतता हुआ मिनट युगों जैसा लगता था। सुबह 4 बजे तक सर्जरी कक्ष का दरवाजा अभी भी बंद था। तभी सुबह करीब 6 बजे, जैसे ही आसमान में रोशनी फैलनी शुरू हुई, हरी सर्जिकल पोशाक पहने और थके हुए भाव वाले एक डॉक्टर आए। उन्होंने अपना मास्क उतारा, पीड़ित के परिवार को देखा और विनाशकारी खबर सुनाई। हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन रोगी की स्थिति बहुत जटिल थी और सर्जरी के दौरान जटिलताएं हुईं। रोगी जीवित नहीं रहा। कृपया अपने दिल को स्थिर रखें और अंतिम संस्कार की व्यवस्था करें। परिवार तबाह हो गया। राजेश की मां गलियारे में गिर पड़ी, जो आंसुओं से भरी हुई थी। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने क्या सुना। उसके बेटे को सिर्फ एपेंडिसाइटिस था, एक सरल ऑपरेशन। वह यह कैसे मर सकता है? वह लगातार रो रही थी और अपने बेटे को आखिरी बार देखने की गुहार लगा रही थी। लेकिन कुछ अजीब हुआ। राजेश के शव को प्रोटोकॉल के अनुसार अस्पताल के मुर्दाघर में नहीं ले जाया गया। इसके बजाय इसे एक सफेद शीट से ढके स्ट्रेचर पर रखा गया और चिकित्सा कर्मियों की एक टीम ने पीछे के प्रवेश द्वार से सीधे बाहर निकाल दिया, जहां एक एम्बुलेंस इंतजार कर रही थी। जैसे ही परिवार करीब जाने की कोशिश करने लगा, उन्हें अस्पताल के सुरक्षा गार्डों के एक समूह ने सख्ती से रोक दिया। अस्पताल के एक प्रवक्ता ने समझाया कि मामला प्रकृति में जटिल है और शव को कारण निर्धारित करने के लिए आगे की फोरेंसिक जांच के लिए उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। इतनी निराशा और अराजकता के बीच अस्पताल के एक सुरक्षा गार्ड, कर्मवीर सिंह, जो रात की पाली में ड्यूटी पर थे, ने एक असामान्य दृश्य देखा। उन्होंने डॉ. अरविंद शास्त्री को देखा, जो कथित तौर पर ऑपरेशन के दौरान सहायक सर्जन थे, एक सफेद चिकित्सा शीतक ले जा रहे थे, जिसका उपयोग आमतौर पर शल्य चिकित्सा क्षेत्र से जैविक नमूने ले जाने के लिए किया जाता है। हालांकि परीक्षणों के लिए परीक्षण प्रयोगशाला या कोल्ड स्टोरेज की ओर जाने के बजाय डॉ. शास्त्री अस्पताल के पिछले हिस्से में आपूर्ति भंडारण क्षेत्र की ओर गए, जो एक कम बार वाला क्षेत्र था, और जल्दी से गायब हो गए। जिस चीज ने श्री सिंह ध्यान खींचा
वह यह थी कि कूलर पर लाल मार्कर में एक हाथ से लिखा संदेश था, विशेष जैविक नमूना, न खोलें। उस समय यह विस्तार उनके दिमाग में केवल एक गुजरते विचार के रूप में सामने आया, लेकिन बाद में यह मामले के सबसे महत्वपूर्ण सुरागों में से एक बन गया। चीजें बद से बदतर होती चली गईं। सुबह जब परिवार ने राजेश के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए घर ले जाने के लिए प्रक्रियाओं को पूरा करने का अनुरोध किया, तो उन्हें अस्पताल से एक ठंडा जवाब मिला। संक्रमण के संदेह के कारण उनके शरीर को स्वास्थ्य विभाग के विशेष प्रोटोकॉल के अनुसार पहले ही अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया था। परिवार क्रोधित हो गया। मेरा बेटा एपेंडिसाइटिस से मरा, संक्रामक बीमारी से नहीं। राजेश के पिता, जो गांव से आए थे, ने मेज पर थप्पड़ मारकर कहा, परिवार की सहमति के बिना मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करने की अनुमति किसने दी? अस्पताल के प्रबंधन में से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सका। उन्होंने केवल आसपास बात की, जिम्मेदारियों से इनकार किया और प्रक्रिया को दोष दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि जब परिवार ने राजेश के मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा करने का अनुरोध किया, तो अस्पताल के कंप्यूटर सिस्टम ने त्रुटि के कारण अभिलेखों तक पहुंचने से इनकार कर दिया। निराशा और क्रोध के बीच इलाज विभाग में एक युवा डॉक्टर चुपके से पीड़ितों के परिवार के पास पहुंचा। उनके हाथों में कागज का एक टुकड़ा पकड़ा और फुसफुसाया, अगर आपके पास पिछली रात राजेश द्वारा भेजे गए चित्रों और संदेशों में से कोई भी है, तो उन्हें अच्छी तरह से पकड़ कर रखें। हो सकता है कि वे एकमात्र बचे हुए सबूत हों। यह शब्द तेजी से पूरे शहर में फैल गया। लोग अस्पताल के बाहर इकट्ठा होने लगे और स्पष्टीकरण की मांग करने लगे। सोशल मीडिया पर राजेश की असामयिक मृत्यु की कहानी तेजी से साझा की गई। बहुत से लोगों ने इसी तरह की मौतों का उल्लेख करना शुरू कर दिया। मामूली सर्जरी जो रात में भी हुई, लेकिन पहले चुप करा दी गई थी। किसी को पता नहीं था कि राजेश कुमार की मृत्यु एक आश एसले के नाइप कर भयंकर तूफान की शुरुआत थी, जिसका सामना अस्पताल को करना था। राजेश कुमार की असामयिक मृत्यु अस्पताल के अस्पष्ट और अपारदर्शी कार्यों के साथ ने तुरंत स्थानीय निवासियों के बीच आक्रोश का प्रसार किया। मुख्यधारा के मीडिया को पकड़ने से पहले ही हरियाणा में सोशल मीडिया गर्म हो गया। विशेष रूप से महत्वपूर्ण राजेश की प्रेमिका द्वारा अपने निजी सोशल मीडिया खाते पर आखिरी संदेश की पोस्टिंग थी, जहां उन्होंने लिखा था, ओह डार्लिंग। उन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत सर्जरी करनी है, लेकिन अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। इस संदेश को हजारों बार साझा किया गया, जिससे संदेह और सच्चाई जानने की मांग की गई। जनता और मामले की गंभीरता से बढ़ते दबाव के साथ पीड़ित परिवार शांत होने के बाद तत्काल सूचना स्वास्थ्य विभाग और राज्य पुलिस प्रमुख को दर्ज करने का फैसला किया। वे 3 मुख्य मुद्दे स्पष्ट करने की मांग कर रहे थे। सुबह 2 बजे सर्जिकल प्रक्रिया का वास्तविक औचित्य, राजेश की मृत्यु का कारण और उसके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए क्यों भेजा गया, यह मानते हुए कि इस मामले में आपराधिक गतिविधि शामिल थी, जो अब चिकित्सा विवाद नहीं है। राज्य पुलिस प्रमुख ने मामले की प्रत्यक्ष जांच करने के लिए आपराधिक जांच विभाग के भीतर एक विशेषज्ञ टीम का गठन किया। टीम का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक रवि कुमार को सौंपा गया, जो उनकी तीक्ष्ण सोच, कठोरता और जटिल मामलों को संभालने में व्यापक अनुभव के लिए प्रसिद्ध थे, खासकर उन मामलों में जिनमें प्राधिकरण के पदों पर आसीन लोग शामिल थे। टीम की पहली बैठक के दौरान पुलिस उपाधीक्षक कुमार ने मुख्य प्रश्न प्रस्तुत किए। हम राज्य के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक द्वारा खड़ी की गई चुप्पी की दीवार का सामना कर रहे हैं। उनके पास विशेषज्ञता है, उनके पास प्रक्रियाएं हैं और उनके पास इसे छिपाने के लिए एक सिस्टम भी है। हमारा काम उस दीवार को तोड़ना है। किसी भी कीमत पर जवाब दिए जाने वाले 2 प्रश्न हैं। 1. राजेश कुमार के शरीर का ठिकाना क्या है? 2. पीड़ित के मूल चिकित्सा रिकॉर्ड में क्या है? पहली जांच तुरंत शुरू की गई थी। एक कार्यबल को पिछले सप्ताह के भीतर राज्य और आसपास के क्षेत्रों के सभी प्रमुख अंतिम संस्कार घरों की गतिविधियों की समीक्षा करने का आदेश दिया गया था। घंटे भर बाद लौटी खबरें सदमे की लहरें लेकर आईं। राजेश कुमार के नाम पर कोई अंतिम संस्कार पंजीकृत नहीं था। अस्पताल का यह स्पष्टीकरण कि अंतिम संस्कार संक्रामक कारकों के कारण किया गया था, झूठा साबित हुआ। इसका मतलब एक भयावह सच्चाई है। राजेश कुमार का शरीर गायब हो गया था, तो अस्पताल ने शरीर को कहां भेजा और किस इरादे से? दूसरी जांच मेडिकल रिकॉर्ड को पुनर्प्राप्त करने पर केंद्रित थी। एक साइबर सुरक्षा टीम को इकट्ठा किया गया और उच्च तकनीक अपराध से लड़ने के लिए भेजा गया। उन्होंने अमृतधारा अस्पताल के पूरे डेटा स्टोरेज सिस्टम को अवरुद्ध कर दिया, जिसके बाद विशेषज्ञों ने निशान खोजना शुरू कर दिया। प्रारंभ में उन्हें भी वही प्रतिक्रिया मिली जैसे पीड़ितों के परिवार, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सिस्टम लॉग में गहरा गोता लगाने पर एक सनसनीखेज सच्चाई सामने आई।
राजेश के इनपेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड को हटाया नहीं गया था, बल्कि पहचान की जानकारी को संशोधित किया गया था। रोगी का पूरा नाम, उम्र और पता पूरी तरह से बदल दिया गया था। संशोधित नाम का रोगी नरेश वर्मा 41 वर्ष का था और पेशे से एक निर्माण कार्यकर्ता था। हालांकि एडिटर ने घातक गलती की। वे अल्ट्रासाउंड और परीक्षण रिपोर्ट पर छवियों को नहीं बदल सके और महत्वपूर्ण रूप से सर्जरी पर सहमति प्रपत्र पर परिवार के हस्ताक्षर बदल गए। हस्ताक्षर को राजेश की मां के हस्ताक्षर से मिलाने पर यह एक 100% सटीक पाया गया। इस जानबूझकर रिकॉर्ड हेरफेर का मतलब यह था कि अस्पताल में एक व्यवस्थित अपराध को छिपाने के लिए एक साजिश चल रही थी। यह अब कोई त्रुटि नहीं थी, यह संगठित अपराध था। उसी समय जांचकर्ताओं ने अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी। वे लगभग पूर्ण मौन से मिले। उस रात पूरे शल्य चिकित्सा दल, सर्जन, सहायक सर्जन और नर्स ने एक जैसे बयान दिए। यह एक कठिन सर्जरी थी। रोगी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। किसी ने कोई अन्य जानकारी नहीं दी, लेकिन उस चुप्पी की दीवार के बीच अविश्वासियों द्वारा दरारें दिखाई देने लगीं। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड श्री कर्मवीर सिंह ने झिझकने के बाद आखिरकार आधिकारिक तौर पर गवाही दी कि उन्होंने डॉ. अरविंद शास्त्री को देखा था, जो राजेश की सर्जरी में सहायक सर्जन थे। सुबह जल्दी सर्जिकल क्षेत्र से एक सफेद मेडिकल कूलर ले जा रहे थे। वह बहुत जल्दी में लग रहे थे, श्री सिंह ने याद किया, और वह कोल्ड स्टोरेज के बजाय बैक पार्किंग की ओर चले गए, जो बहुत कम भीड़भाड़ वाला था। एक और महत्वपूर्ण गवाह आश्चर्यजनक रूप से सामने आया। श्रीमती सुनीता देवी, पुनर्जीवन विभाग में एक अनुभवी नर्स, जिसने बिना किसी स्पष्टीकरण के इस्तीफा दे दिया और अपरिहार्य हो गई। जिस छात्र के साथ वह ड्यूटी पर थी, हरीश शर्मा, जो अपने अंतिम वर्ष में इंटर्न कर रहा था। जब जांचकर्ताओं ने उसे तलब किया तो हरीश बेहद डरा हुआ लग रहा था। शुरू में वह सिर्फ रोया और कहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन महिला जांचकर्ताओं द्वारा आश्वस्त और प्रोत्साहित किए जाने के बाद हरीश ने एक महत्वपूर्ण विवरण सुनाया। जाने से पहले श्रीमती देवी ने उसे एक कोने में खींच लिया और उसे निर्देश दिया, यह बहुत बड़ा मामला है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। उत्सुक न हो, शामिल न हो, या आप परेशानी में पड़ जाएंगे। हरीश ने यह भी कहा कि उसने देखा कि श्रीमती देवी नर्सिंग स्टेशन से दस्तावेजों का एक बड़ा बैग ले जा रही है और कभी वापस नहीं लौटी। अधिकारियों ने तुरंत श्रीमती सुनीता देवी को एक महत्वपूर्ण गवाह के रूप में ट्रैक करने का आदेश दिया। उसी समय एक अस्पताल के सफाई कर्मचारी श्री कमल सिंह ने कई हिचकिचाहट के बाद एक बयान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उस सुबह 3 बजे से कुछ समय पहले उन्होंने डॉ. शास्त्री और एक अपरिचित व्यक्ति को देखा, जिसने सर्जिकल मास्क पहना हुआ था, जो आपूर्ति क्षेत्र के गोदाम से एक सफेद स्टायरोफोम कंटेनर को एक 7 सीटों वाली कार में ले जा रहे थे, जिस पर अस्पताल का लोगो नहीं था। इन टुकड़ों के साथ जांचकर्ताओं के दिमाग में एक भयावह परिकल्पना आकार लेने लगी। एक सीधी एपेंडिसाइटिस सर्जरी, एक अप्रत्याशित मृत्यु, एक गायब शरीर, एक संशोधित मेडिकल रिकॉर्ड, एक चिकित्सा कूलर को गुप्त रूप से ले जाया गया। सभी एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं, यह एक असफल सर्जरी नहीं थी, यह अंगों को निकालने के लिए एक हत्या थी। शुरुआती साक्ष्यों के साथ, जो एक संगठित अपराध को छिपाने की साजिश की ओर इशारा करते हैं और सिर्फ एक चिकित्सा त्रुटि नहीं है। पुलिस उपाधीक्षक रवि कुमार के नेतृत्व वाली विशेषज्ञ टीम ने अस्पताल के चुप्पी तंत्र में सबसे कमजोर कड़ी पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। ऐसे गवाह जो पहले से ही भागने का इरादा कर रहे थे। श्रीमती सुनीता देवी, जो अचानक गायब हो गई थीं, की खोज को सर्वोच्च प्राथमिकता माना गया। कई दिशाओं में भेजे गए टोही दलों ने पारिवारिक संबंधों, दोस्तों और श्रीमती देवी के आने की संभावना वाले स्थानों की खोज की। 2 दिनों के बाद जासूसी तरीकों का उपयोग करते हुए उन्होंने पता लगाया कि श्रीमती देवी तिवाड़ गांव में एक दूर के रिश्तेदार के घर पर छिपी हुई थी। एक विशेष कार्यबल भेजा गया था। जब जांचकर्ता सामने आए तो श्रीमती देवी बेहद आतंकित हो गईं। उनका चेहरा बेरंग था। प्रारंभ में उन्होंने लगातार इनकार किया, यह बनाए रखा कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था और उन्हें राजेश कुमार की मृत्यु के बारे में कुछ नहीं पता था, यह मानते हुए कि गवाह का मानस बहुत अस्थिर और डरा हुआ था। पुलिस उपाधीक्षक कुमार ने श्रीमती देवी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया, जहां उन्हें गवाह सुरक्षा कार्यक्रम में रखा गया था। यहां सुरक्षित और बिना दबाव वाले वातावरण में एक महिला जांचकर्ता और मनोचिकित्सक की उपस्थिति में उसने आखिरकार अपनी सच्चाई बताई।
हम जानते हैं कि आप बहुत डरे हुए हैं, महिला जांचकर्ता ने कहा, सहानुभूति से भरी आवाज में। आप बदला लेने और अपने परिवार को शामिल करने से डरते हैं। लेकिन श्रीमती देवी, आपकी चुप्पी न केवल आपको अपराध को छिपाने में एक सहयोगी के रूप में स्थापित करेगी, बल्कि दुष्टों को अन्य त्रासदियों का कारण बनने भी देगी। हमें पहले से ही सबूत मिल गए हैं कि पीड़ित का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था और मेडिकल रिकॉर्ड को संशोधित कर दिया गया है। हम जानते हैं कि एक अपराध हुआ है। हमें आपकी आवश्यकता है, एक अंदरूनी सूत्र, सच्चाई की पुष्टि करने के लिए। उन शब्दों, पुलिस की ओर से पूरी सुरक्षा के आश्वासन के साथ, ने चुप्पी की उस दीवार को तोड़ दिया जिसे श्रीमती देवी ने बनाने की कोशिश की थी। वह फूट फूट कर रो पड़ी, निराशा, भय और अपराध बोध के आंसू। और फिर उसने पूरी सच्चाई बताई, एक काल्पनिक कहानी जो कल्पना से परे थी। एक निजी चिकित्सा सुविधा के दिल में निहित एक घिनौनी आपराधिक नेटवर्क का खुलासा करती है। श्रीमती देवी ने गवाही दी कि एक भूमिगत नेटवर्क, जिसका नेतृत्व सर्जन अरविंद शास्त्री कर रहे थे, कई वर्षों से इस अस्पताल में मौजूद है। इस नेटवर्क में सहायक सर्जन डॉ. अरविंद शास्त्री, कुछ नर्स और सहायक तकनीशियन शामिल थे, जिनमें वह भी शामिल थीं। इसका उद्देश्य अंगों को निकालने के लिए उपयुक्त रोगियों की खोज करना था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी ऑपरेशन को प्रदान किए जाते थे। उनके संचालन के तरीके बेहद परिष्कृत और क्रूर थे। वे अक्सर युवा, स्वस्थ रोगियों को निशाना बनाते थे, जिनके पास दुर्लभ रक्त प्रकार या जैविक संकेतक थे, जो पहले से रखे गए आदेशों से मेल खाते थे। पीड़ितों को अक्सर खराब वित्तीय पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति थी। ऐसे लोग जिनकी गायब होने या मृत्यु से ध्यान आकर्षित होने या सबसे कम दावों को आकर्षित करने की संभावना थी। उनका निदान सामान्य बीमारियों से किया जाएगा, जिसके लिए एपेंडिसाइटिस और सिस्टिक सर्जरी जैसी सरल सर्जरी की आवश्यकता होती है। राजेश कुमार एक आदर्श लक्ष्य था। श्रीमती देवी ने कांपती आवाज में गवाही दी। वह युवा और स्वस्थ थे। उनके पास ओ नकारात्मक रक्त समूह था, एक बेहद दुर्लभ रक्त समूह, और एक विदेशी प्राप्तकर्ता था जो बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार था। उसने भाग्य की रात के पूरे पाठ्यक्रम का वर्णन किया। एपेंडिसाइटिस सर्जरी एक बहाना थी। एनेस्थेसिया के तुरंत बाद श्री शास्त्री की टीम हार्वेस्टिंग के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने पीड़ित के दोनों गुर्दे और यकृत का एक हिस्सा निकाल दिया। एक उचित मृत्यु बनाने के लिए उन्होंने जानबूझकर सर्जरी के दौरान एक जटिलता, एनाफिलेक्टिक शॉक और कार्डियक अरेस्ट का कारण बना दिया। पूरी प्रक्रिया को एक झूठे चिकित्सा रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, जिसमें एक असफल आपातकालीन बचाव का वर्णन किया गया था। पीड़ित की मृत्यु के बाद श्रीमती देवी जारी रहीं। डॉ. अरविंद शास्त्री ने ठंडा संरक्षित अंगों को एक निजी प्रवेश द्वार के माध्यम से सर्जरी क्षेत्र से बाहर निकालने का आरोप लगाया था। मेरा काम रिकॉर्ड को संभालना था। मैंने रोगी की जानकारी को सिस्टम में मैन्युअल रूप से बदल दिया और सभी मूल कागजात को नष्ट कर दिया। हमने शिकार के फोन को भी ले लिया और नष्ट कर दिया। राजेश के शरीर के बारे में क्या? एक जांचकर्ता ने पूछा। शरीर को मुर्दाघर में ले जाया गया था, लेकिन वहां प्रवेश नहीं किया गया था। फिर सुबह जल्दी एक निजी अंतिम संस्कार पालने वाला डॉ. शास्त्री का एक परिचित आया और शरीर को चुपके से ले गया। मैंने सुना है कि उन्होंने राज्य के बाहर एक अनौपचारिक सुविधा में अंतिम संस्कार किया होगा, बिना किसी कागजात या नाम के। श्रीमती देवी की गवाही ने एक पूरी और जघन्य तस्वीर पेश की, लेकिन यह अभी भी केवल एकतरफा गवाही थी। टीम को और सबूतों को मजबूत करने की जरूरत थी। उन्होंने छात्र नर्स हरीश शर्मा को फिर से बुलाने का फैसला किया। इस बार उन्होंने उससे श्रीमती देवी की गवाही के आधार पर विशिष्ट विवरणों के बारे में सवाल किया। हरीश, याद करने की पूरी कोशिश करो, एक महिला जांचकर्ता ने पूछा। क्या तुमने सर्जरी के दौरान डॉक्टरों को एक दूसरे से बात करते हुए सुना था? कोई भी कथन, यहां तक कि विशेष शब्द भी, जो आपको अजीब लगे? हरीश एक पल के लिए हिचकिचाया, अराजकता में अपनी स्मृति में टटोलते हुए। हाँ, मुझे याद है कि सर्जरी खत्म होने के बाद, जब वे रोगी का पुनर्जीवन कर रहे थे, मैंने डॉ. शास्त्री को एक अपरिचित आदमी से फुसफुसाते हुए सुना था, जिसने नाम का बैज नहीं पहना था। एक पंक्ति जो मुझे अभी भी याद है, गुर्दे और यकृत अभी भी गर्म हैं। उन्हें सूखी बर्फ में पैक करें और ध्यान से सील करें। पिछली बार जैसा होने न दें। यह कथन श्रीमती देवी की गवाही से पूरी तरह से मेल खाता है। इसने न केवल अंग कटाई की पुष्टि की, बल्कि यह भी संकेत दिया कि यह पहला अपराध नहीं था। हरीश की गवाही के साथ टीम ने दूसरा गवाह प्राप्त किया, एक अपरिवर्तनीय समर्थन गवाही। पूरी सच्चाई का खुलासा हो गया था। मामला केवल संदेह से आगे बढ़ गया, और उस सत्य के साथ
यह जघन्य था। एक हत्या नेटवर्क, अंगों की तस्करी, सफेद कोट के नीचे छिपना। पुलिस उपाधीक्षक कुमार ने अपडेटेड केस आरेख को देखा और उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। हम शैतानों के एक समूह का सामना कर रहे हैं और अब उन्हें प्रकाश में लाने का समय आ गया है। नर्स सुनीता देवी की गवाही मानो पुलिस विभाग के भीतर एक बम फूट पड़ा हो, जिससे पता चला कि अमृतधारा अस्पताल की 4 दीवारों के भीतर कितनी भयावह सच्चाई और दुष्टता छिपी है। पुलिस उपायुक्त श्री कुमार जी को, जो जांच का नेतृत्व कर रहे थे, पहले से ही पता था कि अब कार्य करने का समय आ गया है, इससे पहले कि अपराधी भाग जाएं या और सबूत नष्ट कर दें। श्रीमती देवी से स्टेटमेंट मिलने के तुरंत बाद उन्होंने पूरे गिरोह के खिलाफ इमरजेंसी वारंट जारी कर दिए। पुलिस की टीम का गठन किया गया और उन्हें अलग अलग जगह पर छापा मारने का आदेश दिया गया। पहला निशाना डॉ. अरविंद शास्त्री थे, जो इस गिरोह के सरगना थे। पुलिस ने उन पर उनके घर में उस समय छापा मारा जब वह सो रहे थे। उस छापे में उन्हें डॉक्टर अरविंद शास्त्री के घर से बहुत सारी नकदी और कीमती सामान मिले। फिर पुलिस ने डॉक्टर अरविंद शास्त्री के सबसे खास माने जाने वाले डॉ. कर्मवीर सिंह के घर पर छापा मारा, जहां उन्होंने बहुत सारे संदिग्ध चीजें पाईं। उस रात पुलिस ने लगभग सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया। शुरुआती पूछताछ डॉ. कर्मवीर सिंह से की गई, क्योंकि पुलिस को पता था कि वह जल्दी टूट जाएगा। जब डॉ. कर्मवीर सिंह ने उन सभी सबूतों को देखा जो सुनीता देवी ने दिए थे, तो वह टूट गए और उन्होंने माना कि जो हुआ उसके बारे में उन्हें सब कुछ पता था। उन्होंने यह भी बताया कि डॉ. अरविंद शास्त्री न सिर्फ उन लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे, बल्कि पैसे भी बांट रहे थे। उसी समय डॉ. अरविंद शास्त्री को एक अलग कमरे में ले जाया गया। शुरुआत में वह कुछ भी मानने से इनकार कर रहा था और कह रहा था कि उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने उसे धमकाने की कोशिश की, लेकिन वह डिगा नहीं। इसलिए पुलिस ने उसे वह सबूत दिखाया जो उन्होंने सुनीता देवी और डॉ. कर्मवीर सिंह से हासिल किया था। उसे अपने आप को बेनकाब होता देख उसने वह सब कुछ बताया जो हुआ था। उसने बताया कि वह पिछले 5 वर्षों से लोगों को मार रहा है और अपने लालच को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। उसने उन्हें बताया कि वह उन अंगों को उन लोगों को दे रहा है जो समाज के लिए अधिक योगदान कर सकते हैं। उसने यह भी बताया कि वह अंगों को सबसे पहले एक प्राइवेट क्लिनिक में भेज रहा था, जिसका नाम लाइफ क्लिनिक था। यह क्लिनिक डॉ. अरविंद शास्त्री की पत्नी का था। एक और सदस्य को खोते देख पुलिस ने उस क्लिनिक में छापा मारने का फैसला किया। डॉ. अरविंद शास्त्री की गवाही सुनकर पुलिस ने उस क्लिनिक में छापा मारा और उन्हें क्लिनिक के पिछले हिस्से में एक गुप्त कमरा मिला। उस कमरे में उन्हें ऐसे मशीनें मिलीं जो काटी जा चुकी थीं और कुछ अंगों को सुरक्षित रखने के लिए थीं। उन्हें कई कंप्यूटर भी मिले जिन पर उन लोगों का डेटा था जिनके अंग काट दिए गए थे। इससे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो अंगों को खरीद रहा है और बेच रहा है। साइबर यूनिट ने डेटा को पुनः प्राप्त किया और उन्हें उन लोगों के नाम मिले जो अंगों को खरीद और बेच रहे थे। एक नाम जो उन्हें बार बार मिला वह था महेश कुमार। महेश कुमार एक ऐसा आदमी था जो हांगकांग में एक कंपनी का मालिक था जो लोगों को अंगों को खोजने में मदद कर रही थी। लगभग 2 हफ्तों के बाद पुलिस ने उस आदमी को हांगकांग में खोज निकाला और उसे भारत में ले आई। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसने यह भी बताया कि क्या चल रहा था। इन गिरोहों के लगभग हर सदस्य को 2 महीनों के अंदर पकड़ लिया गया और उनके मुकदमे की तैयारी हो रही थी। उनका मुकदमा बहुत समय तक चला और आखिरकार 15 अपराधियों को सजा सुनाई गई। डॉ. अरविंद शास्त्री और महेश कुमार जैसे प्रमुख सदस्यों को इस जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए मौत की सजा सुनाई गई। डॉ. कर्मवीर सिंह जैसे जो कम थे, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह एक अच्छी बात थी कि यह सब हुआ, क्योंकि इसका मतलब है कि बुराई पर सच्चाई और न्याय की जीत हुई।